हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज उसने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ कर दी है। रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस बाय द वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस रिपोर्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिली कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है और क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो 20 ऐसे पॉइंट्स निकाल करके लाया हूँ जो यूपीएससी पीसीएस के लिए आप किसी भी ऐसे में जो कि रिलेटेड हो एनवायरमेंटल कंसर्न से, उसमें आप इनको लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी। आप उस लाइन को यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो सी लेवल राइज के ऊपर ऐसे है तो सी लेवल राइज वाला पॉइंट डाल दो, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है ग्लोबल वार्मिंग वाला पॉइंट डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें लेकर के चलनी है और ऐसे आपको यहाँ पर काम करना है। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे काम के हो जाते हैं। तो उससे पहले अगर हम आगे चलें तो आगे आपको यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने यहाँ पर इसको कहा कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको इस रिपोर्ट के अंदर ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनकी वजह से आने वाला फ्यूचर बहुत बदतर होने वाला है। कोड रेड का यही मतलब होता है। ठीक है, कि आपके ऊपर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। इस रिपोर्ट के अंदर से हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। और राइट, तो फ्यूचर कैसा होगा, वेदर कंडीशंस कैसी होंगी, क्लाइमेट किस तरीके से चेंज होगा, क्लाइमेट इमरजेंसी इस टर्म को यहाँ पर आप देख सकते हो। हीट वेव्स बढ़ेंगी साउथ इंडिया के अंदर, वगैरह वगैरह चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। उसके बाद अगर मैं आपको आगे लेकर के जाऊँ तो आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि पहले हम कुछ इंडिया स्पेसिफिक स्टडीज़ देखेंगे कि पर्टिकुलरली इलाका जो इंडिया का है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ क्या होने वाला है। फिर हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पर क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर मैं आगे चलूँ तो आपको पहला पॉइंट यहाँ पर पता चलता है कि जो इंडियन ओशियन है वो बहुत ही तेज़ी से वार्म हो रहा है कंपेयर टू द अदर ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के और जो ओशन है वो इतनी तेज़ी से गर्म नहीं हो रहे हैं, इंडियन ओशन बहुत ही तेज़ी से गर्म हो रहा है। ये बात आपकी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर ये बात कही गई है। ये आपको मिलेगा कि ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। आपको इन पॉइंट्स को इस तरीके से याद रखना है। दूसरी चीज़ आप इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया विल विटनेस इंक्रीज्ड हीट वेव्स। इंडिया के अंदर हीट वेव्स बढ़ने वाली हैं, साथ ही जो फ्लडिंग की कंडीशंस हैं वो भी बढ़ने वाली हैं। आपको पता हो साउथ इंडिया में पहले से ही बहुत सारी फ्लड्स आती रहती है, महाराष्ट्र हर बार डूबता है। ठीक है, तो ये और ज़्यादा यहाँ पर आएंगे, विच विल बी इरिवर्सिबल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऐसे इफेक्ट जिनको बदला नहीं जा सकता, ऐसे इफेक्ट के कारण इंडिया के अंदर हीट वेव्स और फ्लड की कंडीशंस जो है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। ये आपको मिलेगा दूसरा पॉइंट। अगर मैं आगे और पॉइंट्स की तरफ चलूँ, तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि ओवरऑल अगर हम ग्लोबल लेवल पर वार्मिंग की बात करें तो वार्मिंग के जो ट्रेंड्स हैं आर लाइकली टू लीड एन इंक्रीज इन एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन। यानी कि जो एनुअल लेवल पर आपकी जो बारिश यहाँ पर होनी है, जो प्रेसिपिटेशन होनी है इंडिया के ऊपर, उस वो इंक्रीज़ होने वाली है। तो बात समझ में आई आपको, यानी एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन इंडिया के ऊपर इंक्रीज़ होने वाली है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेन यहाँ पर पड़ेगी, मोर सेवियर रेन एक्सपेक्टेड ओवर सदर्न इंडिया। जैसा कि मैंने बताया महाराष्ट्र या सदर्न इंडिया पूरा डूब जाता है, तो आने वाले दशकों में इंडिया को और ज़्यादा रेन देखने के लिए मिलेगी, जिससे और ज़्यादा फ्लड्स आपकी आएंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो फ्लड्स हैं यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। चौथी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी कि जैसे जैसे आपके ओशन वार्म होते रहेंगे, आपकी जो बर्फ़ है वो मेल्ट होती रहेगी, उसी तरीके से आपको मिलेगा कि सी लेवल राइज होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे सी लेवल राइज यहाँ पर होगा तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर फ्लडिंग की कंडीशंस बढ़ जाएंगी, लीडिंग टू फ्रिक्वेंट एंड सेवियर कोस्टल फ्लडिंग इन द लो लेवल एरियाज़। आपको पता हो 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है और बहुत सारी जो ऐसी सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ लाइक पोर्ट सिटीज़ लाइक चेन्नई, कोलकाता आपको मिलेगा। ठीक है, कोची है, मुंबई है, सूरत है, विशाखापट्टनम में, इन सब में आपको लगभग 28.6 मिलियन पीपल फ्लड को फेस करेंगे। बात समझ में आपको, सी लेवल 50 सेंटीमीटर तक राइज होने के चांसेस हैं। सिग्निफिकेंट थ्रेट इंडिया के बारे में ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको चौथा पॉइंट इंडिया की दृष्टि से देखने के लिए मिलेगा कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो मैंने आपको बताया कि बारिश ज़्यादा होगी, जो मानसून है वो और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा और लाइकली टू इंक्रीज ओवर इंडिया एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया और इंडिया के ऊपर मानसून का कहर देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और जो शॉर्ट इंटेंस रेनी डेज हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे। मतलब बारिश जो है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होगी, शॉर्ट समय के लिए यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंस बारिश यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके,
तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मॉडल्स ऑल्सो इंडिकेट अ लेंथनिंग ऑफ द मानसून ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर मानसून काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। 21वीं सेंचुरी तक की हम बात कर रहे हैं कि मानसून की जो लेंथ है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंडिया की दृष्टि से ये 5 पॉइंट जो हैं वो सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको 2-3 पॉइंट ग्लोबल लेवल के ऊपर देखते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया वो पॉइंट ये था कि जो आपका अगले 20 साल है, यानी कि अभी 2020 अगर हम मान लें कि चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो 2040 तक अगर मैं बात करूं, 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग का जो आपका ट्रेंड है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आपका पेरिस क्लाइमेट, उसके अंदर हमने कहा है कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल का ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से CO2 का एमिशन करते रहे, ग्लोबल वार्मिंग करते रहे, तो 2040 तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगभग छठा पॉइंट भी ये मैं आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद आपको जो 7वां पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर हम इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते रहे तो याद रखना 2050 की मैं बात कर रहा हूँ, 2050 तक हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, उसको पार कर देंगे और हीट वेव्स की कंडीशंस यहाँ पर बढ़ जाएंगी, फॉरेस्ट फायर लगनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि 2050 तक ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी। 2040 का मैंने आपको डाटा बताया कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रीच कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स आपको ये हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि रिपोर्ट के अंदर एक बहुत अच्छा ग्राफ भी यहाँ पर दिखाया गया था, और ग्राफ के अंदर आपको मिलेगा कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस हैज़ वार्म द क्लाइमेट। क्लाइमेट जो वार्म हुआ है उसका कारण ह्यूमन इन्फ्लुएंस को बताया गया है। आप देखिए चेंज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर रिलेटिव टू 1850 प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेकर के अगर हम 1900 तक का यहाँ पर हिसाब देखें कि किस तरीके से आपका टेम्परेचर राइज हुआ है, तो आपको ये ग्राफ दिख जाएगा जो रेड कलर का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ह्यूमन फैक्टर देखने के लिए मिलेंगे कि किस तरीके से आपके इम्पैक्ट किया है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज यहाँ पर हुआ है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपके काम का यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट IPCC की रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, और इन्होंने यहाँ पर बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी 7% बढ़ जाती है। कितनी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर जो आपकी रेनफॉल इवेंट्स की इंटेंसिटी है वो 7% तक बढ़ जाती है। रिपोर्ट के अंदर ये बात साफ साफ लिखी हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को याद कर लेना। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लॉन्च कर सकते हो, बहुत आसान रहता है ऐसे को भरना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके काम की हो जाती हैं, इसको याद रखना। ठीक, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होने के साथ रेनफॉल जो इंटेंसिटी है वो 7% तक इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर खास दिया गया था, और पॉइंट था आपका रिलेटेड टू द CO2 कंसंट्रेशन। पिछले 2 मिलियन सालों की अगर मैं बात करूँ, 2 मिलियन ईयर्स की, ठीक है, तो पिछले 2 मिलियन सालों में कभी भी वातावरण में इतनी ज़्यादा CO2 नहीं देखी गई जितनी इस समय देखी जा रही है। तो CO2 का कंसंट्रेशन जो है इस समय एटमॉस्फेयर में वो पिछले 2 मिलियन सालों में कभी नहीं हुआ। तो इतना ज़्यादा जो कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर डिस्कस किया गया। उसके बाद अगर हम और पॉइंट्स देखें रिलेटेड टू द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो आपको मिलेगा कि हीट वेव्स हैं, यह ह्यूमिड हीट स्ट्रेस है, ये आपका मोर इंटेंस होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा हीट वेव्स यहाँ पर चलेंगी, हीट स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा, और आपका साउथ ईस्ट एशिया से बिल्कुल भी अछूता नहीं रहेगा। एंड फ्रिक्वेंट ओवर साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द 21वीं सेंचुरी। तो 20 जो हमारी 21वीं सेंचुरी है वो इसी तरीके से गुजरने वाली है। एक्सट्रीम हीट वेव्स और ह्यूमिड हीट स्ट्रेस की कंडीशंस यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर बनी रहेंगी। अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बात करूं तो एनुअल और समर मानसून, ठीक है, एनुअल एंड समर मानसून प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पर बारिश होती है वो इंक्रीज़ होगी, ये मैंने इंडिया के लिए भी बताया। और साथ ही इसके कारण जो आपका इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी है साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। मैंने आपको सिंपल भाषा में ये चीज़ें बताई कि मानसून जो है वो आपका लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगा, लेकिन जो रेन इवेंट है वो शॉर्ट टाइम के लिए इंटेंस होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। मतलब लॉन्ग टर्म तक आपकी जो बारिश है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी, छोटे समय के लिए बारिशें यहाँ पर पड़ती रहेंगी। मानसून हर समय यहाँ पर आपका जो है वो परसिस्ट करेगा साउथ ईस्ट एशिया पूरे पर और इंडिया पर भी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं।
फिर एक पॉइंट और निकल करके आता है और पॉइंट आपको मिलेगा रिलेटेड टू द हीट एक्सट्रीम्स। हीट एक्सट्रीम्स हैव इंक्रीज्ड वाइल कोल्ड एक्सट्रीम्स हैव डिक्रीज। सिंपल सी बात है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हीट बढ़ेगी, ना कि कोल्ड वेव्स, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, आपकी हीट एक्सट्रीमिटीज़ यहाँ पर बढ़ेंगी, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ डिक्रीज हो जाएंगी, एंड दीज ट्रेंड्स विल कंटिन्यू। ये आने वाले दशकों में ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चलती रहेंगी, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की, तो ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर रन ऑफ इन द एशियन हाई माउंटेन्स लाइक द हिमालय के ग्लेशियर हैं, और आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स मिल जाएंगे जो कि लगातार यहाँ पर पिघल रहे हैं, जिनके पिघलने के कारण आपको मिलेगा कि जो सी लेवल राइज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ग्लेशियर रन ऑफ बहुत तेज़ी से होने लगेगा। अब एक ग्लेशियर मान लीजिए पिघला तो उससे पानी बहुत तेज़ी से बहेगा, पानी बहेगा तो सी लेवल राइज होंगे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये यहाँ पर ग्लेशियर बचेगा ही नहीं। तो जब ग्लेशियर बचेगा नहीं तो लॉस ऑफ ग्लेशियर के कारण आपका जो रन ऑफ है वो डिक्रीज़ भी होगा। तो पहले इंक्रीज़ होगा क्योंकि सारी बर्फ़ पिघलेगी, फिर जब बर्फ़ बचेगी नहीं तो वहाँ पर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको इस तरीके से यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो एक पॉइंट और मिलेगा कि रिलेटिव सी लेवल अराउंड द एशिया इंक्रीज फास्टर दैन द ग्लोबल एवरेज। तो ये मैंने इंडियन ओशन का जो एग्जांपल बताया उसी से रिलेट करके याद रख सकते हो कि जो सी लेवल एशिया के अंदर है वो तेज़ी से राइज हो रहा है कंपेयर टू अदर ओशंस और द अदर एरियाज़ ऑफ ग्लोब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। विद कोस्टल एरियाज लॉस एंड शोरलाइन रिट्रीट रीजनल मीन सी लेवल विल कंटिन्यू टू राइज। तो सी लेवल यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, कोस्टल एरियाज ज़्यादा खतरे में है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, ओके। तो अगला पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि अगर मैं बात करूँ सी लेवल राइज की, तो सी लेवल राइज पिछले 3000 सालों में ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है। पिछले 3000 सालों में इतना सी लेवल कभी राइज नहीं हुआ जितना 21वीं सेंचुरी में हो रहा है, ठीक है। इसी के अंदर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि आर्कटिक जो सी आइस है, ठीक है, आर्कटिक सी आइस कभी भी इतनी देखिए आर्कटिक है, आर्कटिक पर आपकी आइस होगी, वो आइस यहाँ पर मेल्ट हो रही है। तो पिछले 1000 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा आइस मेल्ट हुई हो जितनी 21वीं सेंचुरी में यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो आर्कटिक जो हैं वो वल्नरेबल आपको यहाँ पर दिखेंगे, उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर की गई हैं, ऑलराइट। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप देख सकते हैं कोड रेड ऑफ ह्यूमैनिटी इसको यहाँ पर बताया गया है। इट मस्ट साउंड अ डेथ नील फॉर कोल फॉसिल फ्यूल। हमें इन सबको बंद करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब आप ये चीज़ खास है कि ये कटिंग देखिए आप कि सम क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं, मतलब हमने ऐसे बहुत सारे काम कर दिए हैं जिनको अब हम बदल नहीं सकते। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अगले 1000 सालों तक हम ऐसे काम, मतलब हमने अभी ऐसे काम कर दिए हैं कि आने वाले 1000 सालों तक हम उन चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे जो ग्लेशियर पिघल गया वो पिघल गया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, तो वो दोबारा नहीं बना सकते हो आप, ठीक है। वो नेचुरल प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो घटनाएं हैं ये इरिवर्सिबल है और इस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही हैं। एक चीज़ आपको मिलेगी कि इसी के अंदर कि आइस मेल्टिंग जो है वो आपकी अगले 1000 सालों तक कंटिन्यू रहेगी, आप चाहें कितना भी कंट्रोल करने का प्रयत्न कर लो। ये बात सीधी सीधी रिपोर्ट के अंदर दी गई है और इसी को कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आइस मेल्टिंग तो 1000 साल तक होगी, क्योंकि जितना अब हमने यहाँ पर इमिशन कर दिया वो काफ़ी है अगले 1000 साल तक आइस को मेल्ट करने के लिए, चाहे हम अब ग्रीन हाउस गैस को पूरी तरीके से ही ख़त्म क्यों ना कर दें। बात समझ में आई आपको? तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर याद रखने थे। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि ग्लेशियर्स की बात हुई है, ग्लेशियर्स विल कीप श्रिंकिंग। तो ग्लेशियर्स यहाँ पर श्रिंक होने मतलब श्रिंक होते रहेंगे। तो ये बात मैंने अभी आपको बताई कि अगले 1000 सालों तक ग्लेशियर्स जो हैं वो श्रिंक होते रहेंगे, चाहे हम कितना भी काम यहाँ पर कर लें। और साथ ही वी नीड टू एक्ट नाउ, हमें अभी काम करना होगा वरना कोई भी फ़ायदा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सब बातें जो लिखी गई ये आपकी लिखी गई 6th असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर, जो कि रिलीज़ की गई इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। 195 मेंबर कंट्रीज़ ने इस रिपोर्ट को यहाँ पर साइन किया है। जितने भी ग्लेशियर्स हैं इन द हिमालय रीजन, इन द हिंदू कुश रीजन, वो सारे के सारे श्रिंक होने की कगार पर हैं। पूरी 21वीं सेंचुरी में कितनी भी मेहनत कर लें हम यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते ही रहेंगे,
ठीक है। तो ये सब चीज़ों के साथ अगर हम देखें और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे सब कॉन्टिनेंट्स टू सी द मोर हीट वेव्स, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हीट वेव्स एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, हीट जो एक्सट्रीम होगा वो तेज़ी से होगा और कोल्ड जो एक्सट्रीम्स है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएंगी। ये सब बातें रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई थी, यही सब न्यूज़पेपर में छपा है, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये सारी हमारी लास्ट स्लाइड है और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।